तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 3 है जियोग्राफी का, और इसमें हम चैप्टर 3 का जो मतलब कि यहाँ पे जो पार्ट चल रहा है जियोग्राफी 7th क्लास की, उसमें चैप्टर 5 को हम देखेंगे और ये पार्ट है 3। ठीक है, तो जल के बारे में हमें सबसे पहले डिस्कस करना है। ये चैप्टर 5 में जल के बारे में कुछ दिया हुआ है। देखिए, हमें इसके पहले साइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि हीट क्या होती है, तापमान टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, तापमान जिसे कहते हैं। साइंस के कुछ पोर्शन ऐसे कुछ रहेंगे जो कि जियोग्राफी में बहुत काम में आएंगे, जब हम वर्षा को पढ़ेंगे या फिर समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे या फिर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान के बारे में, तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे ही डेरिवेट होते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जल के बारे में बात करें। अगर 6th क्लास के आप क्लास के बच्चे हैं, 7th क्लास के हैं और आप इस चीज़ को वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसको ओवरऑल एक एक वर्ड पे आप इस किताब को पढ़िए, पर उसका जो कंक्लूज़न है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ताकि आपको किताब पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जल के बारे में सोचते ही आपके मस्तिष्क या फिर दिमाग में क्या ही आता है, वो आप समझते हैं जो पानी आप पीते हैं वो भी एक जल है। ऐसे दुनिया में जल के कई प्रकार हैं। कुछ खारा पानी होता है जो कि समुद्र में मिलता है, कुछ मीठा पानी होता है जो हम पीते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर भी मिल सकता है, नदियों में भी मिल सकता है, या फिर बर्फ़ को जो पर्वतों पे, हिमालय जैसे पर्वतों पे बर्फ़ जमी हुई है, वो जब पिघलती है तो वो नदियों में आती है, और वो नदियाँ गंगा यमुना बन के हमारे एरिया से बहती है, तो हम उनका भी पानी पी सकते हैं। तो वो होता ही फ्रेश वाटर होता है, पीने योग्य पानी होता है। पर समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते हैं, तो वो खारा पानी कहलाता है। वर्षा से हमें जो जल मिलता है वो पीने योग्य भी होता है, कभी कभार नहीं भी होता है, क्योंकि अगर एसिडिक रेन हुई है जिसमें अम्लीय वर्षा हुई है तो वो हम नहीं पी पाते हैं। इवन हमें कभी बार होता है कि पहली वर्षा में अगर हम नहा लिया या फिर हमारे ऊपर हम भीग गए हैं, तो हमें कई चीज़ें सही भी हो जाती हैं, कई चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, क्योंकि वो एसिड होता है पहली वर्षा में। बाकी ओवरऑल ऑल अगर देखा जाए तो वर्षा का पानी भी पिया जा सकता है। कुछ वाटरफॉल्स होते हैं जहाँ पे हमें वर्षा जो पानी मिलता है वर्षा का, या फिर जमा हुआ पानी मिलता है, वो भी पीने योग्य होता है कभी कभार, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वर्षा के चक्र के बारे में बताया गया है कि वर्षा में जो चक्र होता है, कि मान के चलिए एक समुद्र में या फिर एक जलाशय में पानी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। गर्मी के टाइम पे जब सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो पानी की एक जो क्वालिटी होती है वो एक ये होती है कि पानी जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे ही ठंडा होता है। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे आपकी जो टंकी छत पे रखी रहती है जिससे आप नहाते हैं, तो उसका पानी गर्म आपको मिलता है, और वो शाम तक भी गर्म रहता है, क्योंकि पानी की जो क्वालिटी होती है वो जैसे जैसे वो गर्म होता है वैसे वैसे ही वो धीरे धीरे ठंडा होता है। आप तालाब नदियों में जाते हैं कभी कभार नहाने के लिए, तो आप देखते हैं ऊपर का पानी गर्मियों के टाइम पे खूब गर्म, लेकिन जैसे जैसे आप पानी के अंदर घुसते हैं वो ठंडा ठंडा लगने लगता है। टच करते होंगे कभी कभार। ऐसे ही जो पानी है वो, क्योंकि पानी हीट को होल्ड करके रखता है। हम ठंडियों के टाइम पे न गर्म करके रखते हैं पानी को ताकि हम बाद में नहा लें, तो गर्म करते हैं उसको ढक के रख देते हैं, तो कुछ देर तक वो और गर्म रहता है, ऐसा नहीं ठंडा हो जाता है। पर धरती या फिर पत्थर या फिर जो कॉन्टिनेंट जहाँ पे हम रहते हैं उसमें और पानी में इतना डिफरेंस होता है, क्योंकि धरती जैसे जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। सुबह के टाइम पे जब आप धूप रहती है तो आप छत पे जाते हैं तो आपके पैर जलने लगते हैं, लेकिन शाम के टाइम पे जैसी धूप चली जाती है तो ठंडा हो जाता है मौसम। तो ये फ़र्क होता है। तो अगर पानी गर्म हुआ है तो ये पानी गर्म बना रहेगा, और गर्म पानी होने के बाद जो गर्मियों के टाइम पे हमारा एरिया गर्म होता है, तो उसके बाद जल का वाष्पीकरण होता है। जैसे कि जब आप चाय बनाते हैं या पानी उबालते हैं तो पानी उड़ जाता है, आप वो आपको उड़ते हुए तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर आप ढक्कन रख देते हैं तो उसमें बूंदें आ जाती हैं, और वो बूंदें कलेक्ट होके गिर जाती हैं। तो ऐसे ही जब धरती का पानी गर्म होता है तो वो वाष्पीकरण करके उड़ता है, लेकिन उसकी बूंदें नहीं बन पाती, क्योंकि उसके पास कोई सरफेस नहीं होता है जिसपे वो चिपक के बूंदें बना दे, या फिर कोई कण। पर जैसे जैसे वो वाष्पीकरण वायुमंडल में ऊपर की ओर उठता है, ऊपर उठते उठते जब वो बादल और ऊपर जाते हैं, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप धरती से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है, और धरती के अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब कि गड्ढा खोदेंगे ज़मीन के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। तो जैसे जैसे हवाएं ऊपर लेके जाती हैं उस वाष्पीकृत जल को, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होते होते वो जो वाष्पीकरण किया गया है हुआ है हवा का, वो कंप्रेस होना शुरू कर देता है, और जब वो कंप्रेस होता है तो उसको सिर्फ एक कण की ज़रूरत होती है ताकि वो बूंद बना सके,
और वायुमंडल में कण, धूल की मिट्टी के कण जो रहते हैं वो अवेलेबल होते हैं। वो उसको मिला के एक बूंद बनाते हैं और बूंद के बाद संघनन की प्रक्रिया बोलते हैं इसको, जब कण आपस में मिलते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, संघनन जैसे ही होता है तो बूंदें बनती है, बूंद के बाद वर्षा हो जाती है और वो पानी फिर से ज़मीन पे वापस आ जाता है। पर कभी कभी ये होता है कि यहाँ का पानी वहाँ बरसता है, जैसे उड़ीसा के तट से या फिर समुद्र के कोई भी तट से बारिश वाष्पीकृत जल होता है। वो वर्षा वाष्पीकरण होने के बाद वो बादल जब मूव करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान तक बारिश करते हैं, तो यहाँ का पानी वहाँ पर ट्रांसफ़र होता रहता है और फिर से वो वाष्पीकृत हो जाता है। तो ये जल है जो रोटेट होता रहता है कॉन्टिनेंट के हिसाब से, जगह के हिसाब से। ये एक मैप पड़ा हुआ है जिसमें सारे कॉन्टिनेंट हैं। यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे एशिया है, ये इंडिया है। इसके हिसाब से तो जल का जो वितरण है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, तो महासागर में देखिए सबसे ज़्यादा पानी महासागर, मतलब कि खारा पानी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बर्फ़ छत्र, मतलब कि जो ग्लेशियर्स होते हैं जो बर्फ़ के रूप में ढके हुए हैं, उसमें 0.2। अब ये क्वेश्चन इस वर्ष के यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसको सुनिए कि नदियों में ज़्यादा पानी है भूमिगत जल से, पहला स्टेटमेंट, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि भूमिगत जल ज़्यादा है, नदियों में पानी कम है। पर देखने पे लगता है कि ज़मीन के अंदर ज़्यादा पानी होना चाहिए, नदियों में ज़मीन के अंदर कम पानी होना चाहिए, बल्कि नदियों में पानी सबसे कम है। वायुमंडल में ये पानी है। वायुमंडल में पानी का मतलब है कि वाष्पीकृत या फिर ह्यूमिडिटी, मॉइस्चराइज़र। नमकीन पानी हो या मीठा पानी हो, दोनों का जो वैल्यू है पूरे वर्ल्ड में 0.009 बराबर है। और वो जो वाटर टेबल है हमारी धरती के अंदर, पानी भूमिगत जल 0.68। तो ये पानी 100% अगर हम पूरे वर्ल्ड का पानी देखा जाए तो इस हिसाब से है। तो सबसे कम पानी हमारे पास मीठा पानी की अगर हम बात करें जिसको हम पीते हैं, तो नदियों में पानी कितना है 0.00, सबसे कम। वायुमंडल का पानी हम पी नहीं सकते अनटिल और अनलेस कि बरसात वगैरह ना हो जाए। मीठे पानी के अगर हम जोड़ेंगे इसको मिलाने के बाद तो 0.009 प्लस 0.0001 बर्फ़ छत्तर जो नदियों में आता है। इसके बाद महासागर जो सबसे ज़्यादा पानी है उसको हम नहीं पी पाते। इससे पानी की समस्या में पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। कई कंट्रीज़ हैं जो ज़ीरो वाटर पे आ गई हैं, ठीक है, हमारे इंडिया की भी कई जगह हैं। अब ये जो क्रियाकलाप है ये नॉर्मल चीज़ें हैं कि हम खारे पानी और सॉल्ट वाटर या फिर मीठे पानी के बारे में, कि अगर एक बर्तन में हम पानी लेते हैं उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ खास खारा नहीं लगेगा। लेकिन वो जितना ज़्यादा हम डालते जाएंगे वो खारा होते चला जाएगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। अब ये है समुद्र महासागरीय परिसंचरण। इसमें क्या है, पुलीन मतलब कि लेगून्स बोलते हैं, खारे पानी की जो नहर होती है, बालू, ठंडी पवनें, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंधक, गंधक मतलब कि जो जिससे पानी खारा होता है, लहरों के संगीत, इस सब को मिलाने के बाद एक परिसंचरण मतलब कि इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जो हमें दिखाई देता है समुद्र के आसपास, कि वहाँ पे पक्षी भी होते हैं, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, रेत होती है, खारा पानी होता है, शांत और शीतल हवाएं चलती हैं। वो परिसंचरण एक एरिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है वो होते हैं ज्वार और भाटा। ज्वार भाटा मतलब कि लहरों का पास में आना फिर दूर चला जाना। ये दिन में 2 बार होने वाली प्रक्रिया है, इसको ज्वार भाटा कहते हैं। ये क्यों होती है, इसके 2 रीज़न हैं। अगर हम देखें पहले टॉपिक के हिसाब से चलते हैं तो तरंगे के बारे में क्या होता है, जब भी हवाएं चल रही हैं अपने डायरेक्शन में और वो हवाएं पानी को से टकराती हैं तो पानी उसी दिशा में घूमना शुरू कर देता है या फिर चलना शुरू कर देता है। कभी आप देखते हो कि समुद्र या फिर तालाब या फिर किसी भी जगह पे आप खड़े हो, हवा अगर आ रही है तो पानी की लहरें भी हमारी तरफ आना शुरू कर देती हैं, तो वो तरंगे कहलाती हैं। यही तरंगे बड़ी हो जाएंगी तो उसको सुनामी बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चक्रवात की दशाएं, ये चक्रवात से हुए नुकसान के बारे में, डिज़ास्टर, और ये चक्रवात
चक्रवात क्यों आते हैं? क्योंकि अगर ट्विस्ट दो हवाएं आपस में आ रही हैं, या फिर कोई हवाएं किसी कॉन्टिनेंट से, ये धरती से टकरा रही है हवाएं, ये हवा ऐसे आ रही है और ये धरती से टकरा रही है, तो यहाँ पे एक सर्कुलेट क्रिएट होगा, उसकी वजह से हवाएं का घूमना शुरू हो जाता है। तो वो चक्रवात एक तो भमंडर की स्थिति बना लेता है, जिसमें एक केंद्र होता है, चारों तरफ अच्छी तेज हवाएं होती हैं, इसलिए खूब सारी वर्षा होती है। और क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण, पानी में तो ह्यूमिडिटी है ही, पानी ऊपर उठेगा तो बरसात होगी। और चक्रवात की जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभार 400-500 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी होती है। तो चक्रवात आने की कई दशाएं होती हैं। सबसे पहले तो समुद्र का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि वो हवाओं को ऊपर उठा के लेके जाए और बाकी हवाओं को खींचे, क्योंकि जैसे ही आप अगर देखें, समुद्र समीप और स्थल समीप दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका एक कंसेप्ट बनता है। जब दोनों धरातल गर्म होंगे, ये पानी का है, ये धरती का है, तो धरती की हवा विरल होगी, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है। आपने धुआं देखा होगा, धुआं हमेशा ऊपर जाता है, नीचे नहीं बैठता, क्योंकि वो गर्म हवा होती है। तो यहाँ की अगर हवा गर्म होगी तो समुद्र का पानी तो धीरे धीरे ठंडा होगा या फिर धीरे धीरे गर्म होगा, तो इसको टाइम लगेगा गर्म होने में। ये तो जल्दी हो जाएगी क्योंकि ये धरती है। तो यहाँ की हवा गर्म होने के बाद फैल के ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। अब उस लो प्रेशर को भरने के लिए समुद्र से हवाएं चलती हैं धरती की तरफ, तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना, इस तरफ हवाएं जा रही हैं। अब हवाएं इस तरफ जा रही हैं जो कि इस एरिया को भरेंगी, तो यहाँ पे फिर जो लो प्रेशर बनेगा उसको हवाएं ऊपर से गिरेंगी, तो यहाँ की हवाएं नीचे, ठंडी हवाएं इस तरफ जा रही है, इससे शाम के टाइम पे हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि समुद्र से जो हवाएं आती है इसको बोलते हैं समुद्र समीर। तो हवाओं का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली बात है, लहरें भी उसी तरफ जा रही हैं। अब टेम्परेचर भी है, लहरें भी हैं, पृथ्वी अपने आप रोटेट कर रही है अपनी स्थिति पे, वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी घूमती है, तो हवाओं का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस रहती हैं जिसकी वजह से बवंडर या फिर चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं। उसको हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे, पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से हवाएं मूव करती हैं, अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं। अब मान के चलिए कि वही सरफेस है, अब सूरज चला गया तो ये वाला ठंडा हो जाएगा, शाम के रात के टाइम पे धरती है और नॉर्मली ठंडी हो जाती है, पर समुद्र का पानी तो गर्म है, वो तो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो अब यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे ठंडक है, तो फिर यहाँ से हवाएं इस तरफ डायरेक्शन करेंगी रात को, इस एरिया को भरने के लिए, तो फिर से डायरेक्शन चेंज हो गया। इसी हवा यहाँ वहाँ चलती ही रहती, हवाएं कभी रुकती नहीं है। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा का जो मेन कंसेप्ट होता है हवाओं का तो है ही, कि चलो इससे समुद्र की हवाएं जो हैं वो पानी की लहरों को यहाँ वहाँ कर सकती हैं, लहरें आती हैं उसकी वजह से, लेकिन ज्वार भाटा नहीं आते। ज्वार भाटा आते सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। अगर सूरज की ग्रेविटी अपनी है, चंद्रमा की अपनी ग्रेविटी है और धरती की अपनी ग्रेविटी है। सपोज कीजिए कि अगर सूरज इस तरफ है तो ये वायुमंडल और अपने पानी को इस तरफ खींच रहा है और चंद्रमा ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूरज बहुत दूर पे, चंद्रमा बहुत पास में, इसलिए पानी इस तरफ जल्दी खींचेगा। पर सूरज और चंद्रमा दोनों इसी तरफ हैं, तो ये बड़ा ज्वार भाटा कहलाएगा, इसको बृहद ज्वार भाटा बोलेंगे। तो इस एरिया के जो हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा रहेगा, मतलब कि धरती के पास में पानी आता जाएगा, और ऊपर के जो आइलैंड होंगे या फिर समुद्र के किनारे होंगे वहाँ पे पानी छट जाएगा, मतलब कि दूर चला जाएगा। तो ऐसे ये दिन में 2 बार प्रक्रिया होती है। ठीक है, महासागरीय धाराएं के बारे में बता ही दिया है। ये एक मैप है, ये लाल कलर की जो रेखाएं दिख रही हैं वो गर्म हवाएं हैं, और ये जो नीले कलर की रेखाएं दिख रही हैं ये ठंडी हवाएं। अब इनका डायरेक्शन अपने आप चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विषुवत रेखा है जो समुद्र या फिर पूरे ग्लोब के अंदर हमने एक काल्पनिक रेखा के रूप में माना गया है, जो पूरे में धरती को 2 भागों से बराबर भागों में काटती है। इसको विषुवत रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सूरज यहाँ पे 2 टाइम रहता है, फिर ये ऊपर जाएगा सूरज 23.1/2 डिग्री पे, और फिर नीचे जाएगा 23.1/2 डिग्री पे, मतलब कि मकर रेखा पे, और यहाँ पे कर्क रेखा पे। तो सूरज जब ऐसे ऐसे घूमता है तो जब ऊपर जाता है तो टेम्परेचर ऊपर साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ITCZ आ जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर नीचे होता है तो इसके साथ हवाओं का डायरेक्शन भी चेंज होता है, क्योंकि धरती अपनी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। अगर कोई चीज़ हम ऐसे घुमाएंगे तो हवाएं पीछे तरफ जाएंगी, तो उनका डायरेक्शन यही रहेगा, लेकिन अब टेम्परेचर ऊपर हो गया है तो ऊपर साइड घूमेगा। तो पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, उनका डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से चक्रवात आना शुरू हो जाता है।
ये आप देख रहे हैं इंडिया का मैप। यहाँ की अगर हवाएं, अगर धरती ऐसे घूम रही है तो हवाएं इस तरफ जाएंगी, यहाँ से टकराने के बाद दोनों तरफ दिशाओं में बह जाती हैं तब हवाएं, इसलिए गुजरात की तरफ और बंगाल की खाड़ी की तरफ दोनों तरफ चक्रवात जाते हैं। पर बंगाल की खाड़ी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि वो सकरा एरिया है और चारों तरफ, तीनों तरफ धरती है, तो ज़्यादा गर्मी मिलती है उसको, इसी यहाँ के चक्रवात ज़्यादा तबाही मचाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब वनस्पति की बात आई। वनस्पति के बारे में एक बड़ा सा कंसेप्ट सोचिए। जहाँ पे ज़्यादा पानी गिरेगा वहाँ पे हरा भरा रहेगा। जैसे कि हमारे आसपास अगर बरसात हो जाती है तो चारों तरफ खरपतवार हरा हरा ही दिखाई देता है। तो जितना ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ होंगे, बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ होंगे। और जहाँ पे बारिश कम होगी या फिर धूप कम आती होगी तो वहाँ के वृक्ष लंबे होंगे। जहाँ पे ज़्यादा धूप आती होगी, बरसात कम होती होगी, तो वहाँ के पेड़ क्या चाहेंगे कि भाई इस धूप में हमें सर्वाइव करना है, मतलब कि हमारी पत्तियाँ बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी पत्ती रहेंगी तो ज़्यादा धूप मिलेगी, ज़्यादा धूप मिलेगी तो वाष्पीकरण होगा हमारे पत्तियों के छेदों से, और पानी चला जाएगा तो हमारे पास पानी तो मिलने वाला नहीं है साल भर। तो आप देखेंगे कि जैसा एरिया होता है वहाँ की वैसी वनस्पति होती है। रेगिस्तान में आपको बड़े पत्ते वाला, इतना बड़ा पत्ता वाला कोई पेड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा होती है। वो पेड़ चाहते हैं हमें साल भर पानी को चलाना है, इसलिए हमारे पास पत्ती ना भी हो तो चलेगा, तो कांटे वाले कैक्टस होते हैं। और अगर आप समुद्र के किनारे जाओगे तो महोगनी या फिर ये क्या बोलते हैं इसको, समुद्र के किनारे कौन से पेड़ होते हैं, मैंग्रोव्स, ये टाइप के पेड़ और नारियल के पेड़ या फिर बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ बहुत सारे होंगे रेडवुड टाइप के, क्योंकि इनको पानी बार बार मिल रहा है, दिन में 2 बार मिल रहा है, साल भर पानी मिल रहा है, तो पानी की कमी नहीं है, तो इससे अच्छी खासी हाइट होती है और सारे हरे भरे पेड़ रहते हैं। पर आप धरातल के पास जैसे जैसे पानी से दूर जाते जाओगे, पत्ते, पत्तियाँ, घास की वैरायटी चेंज होती जाएगी, क्योंकि उनको सर्वाइव हर एक पेड़ को करना है, सभी में जान जान होती है इंसानों की तरह, पर उनको पानी उतना ही अवेलेबल है जितना कि उनकी ज़मीन उनको धरती दे रही है। तो वो अपने सर्वाइवल के हिसाब से वो वनस्पति चेंज होती जाएगी, और जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा वनस्पति कम होती जाएगी। सिर्फ 2 चीज़ें मैटर करती हैं, पानी कितना मिल रहा है और सनरेज। कहीं का अर्थ तो होता है कि पानी खूब मिल रहा है, खूब पानी है, नमी है, उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन सूरज नहीं है। जैसे कि जहाँ पे साइबेरिया जैसे एरिया हो है, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, पानी जमा हुआ है, अच्छी खासी ह्यूमिडिटी है, मौसम में पूरा ठंडक है, लेकिन सूरज नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो 25 अगस्त को कौन सा क्रिसमस डे होता है उस टाइप के ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पेड़ों के दिए होंगे ना, वो आप पढ़िएगा। टाइप दिए, झाड़ियाँ हैं कांटेदार, बबूल या फिर इस टाइप की जो झाड़ियाँ होती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनको सदाबहार क्यों कहते हैं? और उष्ण कटिबंधीय, कटिबंध होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है उष्ण, एक होता है शीतोष्ण, और एक होता है शीत, जो कि ध्रुवीय होता है। उष्ण मतलब कि जहाँ पे गर्मी होती है, सूरज रहता है। अब सूरज भी मिल रहा है इसको और पानी भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, तो ये सदाबहार वनों में आते हैं। इस टाइप के हरे भरे वन होते हैं जो कि हमारे आसपास मिलते हैं, क्योंकि इंडिया भी उष्णकटिबंधीय वनों में आता है। पर्णपाती वन का मतलब होता है कि जो जब गर्मी आती है तो एक टाइम पे ये अपने पत्ते झड़ देते हैं, तो ये पीले पड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के कई एरिया हैं जहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कहीं सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण वन, ये शीतोष्ण मध्य प्रदेश के उत्तर के भाग में पाए जाते हैं, जैसे कि हिमाचल वाले एरिया में। पर्णपाती वन भी वहीं पे मिलेंगे, ठंडक के वाले एरिया में। जो अपनी शीतोष्ण में भी ऐसा होता है कि कई बार ठंडियाँ पे आने पे पूरे पत्ते छोड़ देते हैं पेड़ अपने। भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागर का मतलब है वो वाला मेडिटेरियन सी नहीं जो अपना गल्फ कंट्री के ऊपर या फिर यहाँ पे पाया जाता है इटली के पास में। भूमध्य सागरीय वनस्पति होती है, क्योंकि ये वो वनस्पति होती है जहाँ पे खट्टे या फिर रसदार फलों की खेती की जाती है। ये हमेशा वेस्ट में ही मिलता है।
शंकुधारी वन, ये हमेशा पहाड़ों पे मिलेगा, पर्वतीय जलवायु मिलती है यहाँ पे। इनको टैगा या फिर टुंड्रा वनस्पति भी कहते हैं, क्योंकि ये शंकुधारी होते हैं। यहाँ पे बर्फ़ होती है, इसलिए उनके पेड़ ऐसे होते हैं ताकि बर्फ़ ज़्यादा चढ़ ना पाए। घास के मैदान नॉर्मली। कटीले कटीले वन दो प्रकार के होते हैं। एक तो समशीतोष्ण में भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे कई पेड़ होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि धूप ही नहीं मिल रहा है तो क्या ही मतलब है। और कहीं रेगिस्तान में भी ऐसे होते हैं। उसी हिसाब से जानवरों के बारे में यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल से था, कोई कंसेप्ट वाला टॉपिक नहीं था ये, तो हम इसको देख सकते हैं। चैप्टर है मानवीय पर्यावरण और वनस्पति परिवहन एवं संचार। यहाँ पे लिखा हुआ है मानव, प्रारंभिक मानव भोजन वस्त्र आवास, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। बस्तियाँ के बारे में अगर बोले तो बस्ती प्राचीन काल से देखो, पहले लोग कबीले में रहते थे। कबीले की रक्षा करने के लिए कोई एक समाज होता था, वो कबीले की रक्षा करता था। लोग घर में स्त्रियाँ रहती थी, बच्चों को पालती थी, खाना वगैरह बनाने का काम होता था। कुछ सैनिक रहते जो उनकी रक्षा करते थे, और कुछ लोग रहते जो खाना लेके आते थे, उसे कबीला बोलते थे। फिर एक सिविलाइजेशन आया, मेसोपोटामिया टाइप का एक सिविलाइजेशन आया, जो कि नील नदी पे अफ्रीका रीजन में था। हमारे यहाँ की एक सभ्यता आई जिसको बोलते हैं मोहनजोदारो वाली या फिर सिंधु सभ्यता। तो वहाँ पे कई बस्तियाँ बसी, कई प्रकार के नगर बसे, जो लोग बस्तियों में रहने लगे, एक अच्छा नगर निवास हुआ। और ऐसे कर करके जब हमारा विकास हुआ, तब हम एक समाज में रहना शुरू कर गए, जिसको हम बस्ती कहते हैं, जहाँ पे हम बसते हैं। रहने की एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें जो हमें ऑलमोस्ट चाहिए हैं जीने के लिए, वो एक जगह पे मिल जाए। पहले के लोग रोटी कपड़ा मकान ही ढूंढते थे, लेकिन आज की डेट लग्जरी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये बस्ती है। कुछ बस्ती स्थायी होती हैं, जहाँ पे हम परमानेंटली रहते हैं, जैसे कि हमारा परमानेंट एड्रेस। एक अस्थायी होती है, जैसे कि हम कहीं पढ़ने जाते हैं, तब तक रहते हैं जब तक कि हमारी पढ़ाई हो रही है, उसके बाद निकल जाते हैं वहाँ से। तो अस्थायी होती है क्योंकि हम निकल जाते हैं वहाँ। ये डिटेल्स हैं बच्चों के लिए, आप पढ़िए इसको, और बाकी इसमें कुछ खास नहीं। ये बस्ती है सघन बस्ती। ये हालांकि ये जो मैप दिया गया है, ये मैप है मेरे हिसाब से, ये है प्राग का, कंट्री है यूरोप की। सघन बस्ती है, मतलब कि बहुत घसी हुई बनी हुई है। और ये है विरल या फिर प्रकृति के एक घर और दूसरे घर के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस है। तो ये इको फ्रेंडली है, क्योंकि लोग यहाँ पे आराम से शुद्ध इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। यहाँ तो बहुत सारा पोल्यूशन रहेगा, ट्रैफिक रहेगा, बहुत सारे लोग हैं। पर डिपेंड करता है कि वो आपकी कैपिटल है तो ज़्यादा लोग रहेंगे, और आपका कोई गांव है तो कम लोग रहेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज जहाँ पे होंगे वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये शेल्टर वाले मकान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन पे नहीं रह सकते, कीड़े मकोड़े या फिर सांप बिच्छू, या फिर जंगल का एरिया है, इसलिए वो लोग थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं ताकि हम सेफ रहें और बरसात से भी बचे रहें। इस टाइप के आवास इसलिए होते हैं क्योंकि जहाँ पे बर्फ़ से ढके रहते हैं, वहाँ पे बर्फ़ से बचने के लिए बर्फ़ के ही घर बनाए जाते हैं। कहते हैं ना, जहर जहर को काटता है, वैसे ही कुछ। पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, रेल मार्ग, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ये एक मैप है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक मैप है जो, ये रशिया का एक मैप है। जैसे हमारे इंडिया का मैप होता है, ऐसे ये रशिया का मैप है। इसमें ये एक ट्रेन है जो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, किन किन स्टॉप पे रुकती हैं। कई बार MPPSC यूपीएससी के क्वेश्चन में नहीं आता, MPPSC के क्वेश्चन में पूछ सकता है शायद, और पूछा भी गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। जल मार्ग के बारे में आप जानते हैं, नाव से अब तो बहुत बड़ी जहाज़ें चलने लगी। अब तो कई सारे वाटर मार्ग भी बनाए गए हैं इंडिया में, 4-5, तो उन पे भी यहाँ से वहाँ जाने के लिए रूट क्रिएट किए गए हैं। तो उनके ऊपर जो जहाज़ें चलती हैं, जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं, अपना सामान भी ढो सकते हैं, तो समुद्री जलमार्ग बोलते हैं। कुछ इंटरनेशनल होते हैं, कुछ नेशनल होते हैं। वायु मार्ग के लिए आपको पता है, एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, संचार के माध्यम हैं ये सारे। ये एक मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी जहाज मार्ग है, कौन सा रूट किस चीज़ के लिए जाता है।
कोई टॉपिक है इसमें? बेसिन क्या होता है? यहाँ पे एक शब्द आया है अमेजोन बेसिन। बेसिन का मतलब नदी जहाँ से निकली है उसके आसपास का जो उपजाऊ एरिया है उसको बेसिन कहते हैं। जैसे गंगा का बेसिन है, गंगा जहाँ से निकली है आसपास के एरिया में पूरे में अच्छी खासी गन्ने की फसल होती है, चावल गेहूँ हो जाते हैं, क्योंकि उपजाऊ ज़मीन है, जड़ोल मृदा है। तो उस बेसिन है, तो उस बेसिन के लिए जैसी ज़मीन होगी अगर उपजाऊ है तो लोग वहाँ पे बसना शुरू करेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश का रीजन, पूरे हमारे एंशियंट इंडिया से लेके अभी तक, पहले भी प्रासंगिक था, आज भी है, सिग्निफिकेंस उसका पहले भी था, आज भी है। क्योंकि जितनी ज़मीन उपजाऊ होगी वहाँ पे खाद्य की जो समस्याएं उतनी कम होंगी, और खाद्य की समस्याएं अगर कम हो गई तो हमारा रहने के लिए कुशल एरिया है। हमें संसाधन, अगर खाना मिल गया है, पानी मिल गया, तो जीने के लिए चाहिए क्या है? घर ज़रूरी है। तो उस एरिया के लिए जो इतनी पूरी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पूरा मगध का एरिया, फिर उसके बाद अशोक, फिर ये सब कुछ, फिर अकबर। पर उत्तर प्रदेश का एरिया प्राचीन काल से आज तक भी उपजाऊ था, उपजाऊ है, उपजाऊ ही रहेगा, क्योंकि नदियों का बेसिन है। और नदियों के बेसिन में अमेजोन नदी आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी, ये कर्क रेखा के आसपास ही है। तो अच्छा खासा जंगल है यहाँ पे, इसके मुहाने हैं। मुहाना वो होता है जहाँ पे नदी अपने अपने पानी को ड्रॉप करती है समुद्र में, उसको मुहाना बोलते हैं, मुंह खुलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, इस एरिया में ये पूरा अमेजोन नदी का बेसिन है। बहुत बड़ी नदी है, जिसको बेसिन कहते हैं। ठीक है। जलवायु अगर इस एरिया में एक बार बारिश हुई है तो इसको हम बोलेंगे बरसात। कई बार बारिश होती है महीने में तो हम बोलेंगे मौसम ही ऐसा है। पर साल भर अगर कोई मौसम एक सा बना रहा है पैटर्न को, तो उसको हम कहते हैं जलवायु ही यहाँ की है। तो जलवायु इज़ अ कलेक्शन ऑफ मौसम टाइम। बहुत सारा टाइम निकलने के बाद जब हम पैटर्न को जज कर लेते हैं, 1 साल 2 साल या 5 साल का, तो हम कहते हैं यहाँ की जलवायु ऐसी है कि इस टाइम पे बरसात होगी, इस टाइम पे गर्मी रहेगी, इस टाइम पे धूप मतलब कि रहेगी या नहीं रहेगी। तो उसको जलवायु कहते हैं। वर्षा वन का मतलब है कि जहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, जिन वनों में वर्षा वन। तो अमेजोन के जंगल हैं, कर्क रेखा पे हैं। तो कर्क रेखा पे होने के बाद तो कर्क रेखा पे होने के बाद जब सूरज होता है तो गर्मी होती है, गर्मी होती है, वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है तो खूब सारी बरसात होती है। और यहाँ पे ना पानी की कमी है, क्योंकि अमेजोन नदी का बेसिन है। बरसात भी अच्छी खासी होती है। तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण इनको, जहाँ पे खूब वर्षा होती है उसको वर्षा वन कहते हैं। अब जब ज़्यादा वर्षा होगी तो ज़्यादा वनस्पति की प्रजातियाँ होंगी, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी होगी। ज़्यादा प्रजाति होंगी पक्षियों की, पेड़ों की, तो वहाँ पे जानवरों के लिए भी अच्छे खासे आवास होंगे। इसलिए जानवर के और पेड़ों के, सबके बहुत सारे विविधताएं पाई जाएंगी। इससे अच्छी खासी डाइवर्सिटी होगी और अच्छा खासा घना जंगल भी होगा। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पैटर्न। ये मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि पहले यहाँ पे अच्छा खासा जंगल था, इसके बाद इनने यहाँ पे क्या किया, लोगों ने अपना घर बनाया तो जंगल काट दिया और खेती वेती करने लगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा जंगल बचा और यहाँ पे चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जंगल था तो बारिश होती थी, पेड़ बारिश को अट्रैक्ट करते हैं, मौसम बनाते हैं उनका। और जब जंगल ही नहीं रहेगा तो फिर वहाँ की धरती भी उस हिसाब से नहीं रह पाएगी, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो फिर ज़मीन को पानी नहीं मिलेगा, ज़मीन को पानी नहीं मिलेगा तो फिर उपजाऊ नहीं होगी, खेती नहीं होगी, तो लोग वहाँ पे रहना भी पसंद नहीं करेंगे, वो ज़मीन एक बेकार हो जाएगी। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। अब ब्रह्मपुत्र आती है ईस्ट से, गंगा आती है वेस्ट से, लेकिन मिलती ये बांग्लादेश में है, जहाँ पे इसको पद्मा, मेघना या जमुना कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ों से निकल के गंगा आती है, यहाँ से गंगा आई, उत्तर से मतलब कि चाइना से निकल के आती है अपनी ब्रह्मपुत्र, जिसको दियांग बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और यहाँ पे आके जब ये मिलती है बांग्लादेश में तो इसको बोलते हैं पद्मा। इसके बाद यहाँ पे जब ये जमुना गंगा से मिलती है तो इसको बोलते हैं जमुना। उसके बाद जब ये समुद्र में मिलती है तो उसको बोलते हैं मेघना। तो ये दोनों नदी के बेसिनों के बताया गया है इंडिया में।
यहाँ पे जैसे गन्ना, जूट, नकदी फसलों, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गेहूँ की फसलें बहुत उगाई जा सकती हैं क्योंकि फर्टाइल एरिया है। जड़ोल मृदा होती है। जड़ोल मृदा उसको कहते हैं जो पर्वतों से टूट टूट के मिट्टी जो आती है उसको नदी लेके आती है अपने साथ बहा के और कहीं एक एरिया में डिपॉजिट कर देती है, उसको जड़ोल मृदा बोलते हैं। ये धान की खेती है पानी में। ये आसाम की जो चाय होती है जिसको हम बोलते हैं आसामी चाय, दार्जिलिंग टी, उसके बागान ये पर्वतीय मृदा पे हो रहे हैं। अच्छी खासी बारिश होगी, अच्छा खासा वनस्पति होगा तो अच्छे खासे वहाँ पे प्राणी होंगे। ये कुछ मगर हैं तो कुछ गैंडा हाथी हैं। इसको राइन वन हॉर्न राइनो, एक सींग का गैंडा हाथी, जो इंडिया में मिलता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क है आसाम में, वहाँ पे ये मिल जाता है। झील है, मीठे पानी की हो सकती है। ये गैंगेटिक डॉल्फिन है जो गंगा की नदी में मिलती है। प्रदूषित झील के बारे में आप देख सकते हैं। ये अपना बनारस है जो गंगा नदी के तट पे स्थित है, लेकिन गंगा का पानी यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। गंगा कई एरिया से निकलती है, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, पटना, कोलकाता से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और जहाँ पे वो ब्रह्मपुत्र से मिलती है उसको जमुना बोलते हैं, और ये दोनों मिलने के बाद समुद्र में मिलती है उसको मेघना बोलते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद रेगिस्तान का जीवन, इसको भी देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा। रेगिस्तान यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, क्योंकि इसके कम होने की जगह वजह ये है कि जब उड़ीसा से पानी या उठता है, या फिर आंध्र प्रदेश से पानी उठता है, या फिर कलकत्ता से पानी उठता है अपने साथ गर्म हवाओं के साथ जो ह्यूमिडिटी लेके उड़ता है, उड़ते उड़ते जब इस तरफ दौड़ता है या फिर चलता है तो उड़ीसा में बारिश होती है, फिर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में बारिश होती है, उत्तर प्रदेश में बारिश होती है, मध्य प्रदेश तक आती है, फिर राजस्थान तक जाता है। तो जैसे जैसे राजस्थान तक जाता है, एक तो उसकी पानी की कैपेसिटी कम हो जाती है, बरसता जाता है, खाली हो जाता है, पहला रीज़न। दूसरा, अरावली पर्वत कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल खड़ा हुआ है, तो वो उसको पार नहीं कर पाते, तीसरा रीज़न। चौथा, जो अरब सागर से जो चक्रवात या फिर बादल आते हैं वो अरावली से को सीधा निकल जाते हैं, तो उस एरिया में बरसात नहीं होती, इसलिए वहाँ पे रेगिस्तान बन जाता है। ये मध्य प्रदेश, सॉरी, इंडिया की कंडीशन है कि रेगिस्तान वहाँ पे है। और ये हर एरिया में आप देखेंगे वर्ल्ड के किसी भी मैप में अगर रेगिस्तान मिलेगा तो आपको वेस्ट में ही मिलेगा, क्योंकि ईस्ट से ही पानी उठता है अधिकतर। तो रेगिस्तान जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बरसात 25 सेंटीमीटर से कम होती है, ऐसे रेगिस्तान में सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका रीजन में आता है। इसके बाद यहाँ पे रेगिस्तान या फिर मरुस्थल जलवायु कहलाती है। यहाँ पे खजूर वजूर और कांटेदार पेड़ होते हैं, जो कैक्टस जैसे पेड़ होते हैं जो पानी को होल्ड करके रखते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। रेत होती है अच्छी खासी। यहाँ के जानवर होते हैं सांप, बिच्छू वगैरह टाइप के जानवर होते हैं जो इस एरिया या फिर जलवायु में रह सकते हैं। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक तो अपना स्पीति वैली है जो कि वर्ल्ड का कोल्डेस्ट डिज़र्ट है, जो कि हिमाचल से आगे जाएंगे, रोहतांग दर्रे को पार करेंगे तो मिलेगा। वो ठंडा ठंडा मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल में थार का मरुस्थल आता है जो रेगिस्तान राजस्थान में है। ठीक है, ये कुछ आप देख सकते हैं, और इसमें कुछ खास नहीं है। बरसात ना होने के कारण यहाँ की प्रजाति कम होती है, यहाँ पे डाइवर्सिटी भी कम होती है, जीने के चांसेस भी कम होते हैं, और लोग भी यहाँ पे कम रहते हैं क्योंकि उनके पास भी कोई सोर्स नहीं होता है इसमें रहने का, और ना ही कोई वजह होती है। तो उम्मीद है थोड़ा मोड़ा आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे डिटेल आता जाएगा, पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए करता हूँ ताकि आपको वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि इन किताबों में उतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है बच्चों के हिसाब से, लेकिन डिटेल्स यहीं से आती हैं, धीरे धीरे आती हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं जब जियोग्राफी का नया चैप्टर या नई क्लास होगी। 8th क्लास की हम जियोग्राफी को कंप्लीट करेंगे, पर कल मैं साइंस के कुछ लेक्चर को लूँगा ताकि जियोग्राफी में दिक्कत ना आए। तो साइंस का पार्ट हम कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।